जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 की जो पुरानी पुस्तक एनसीईआरटी की बसंत के प्रश्न पत्र यानी सैंपल पेपर के बारे में बात करेंगे। यह शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिया गया है। यह मध्यावधि परीक्षा अभ्यास प्रश्न पत्र है। इसी तरह से आपका वार्षिक प्रश्न पत्र इसी पैटर्न पे आएगा, तो आप इसको ध्यान से देखो और किस तरह से प्रश्न पत्र आएगा और किस तरह से आपको उसके उत्तर देने हैं, तो आपको हम यहाँ पर बताएंगे। और आप किस तरह से अच्छे नंबर ला सकते हैं, आपको किस तरह से पेपर करना है, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है और ध्यान से सुनना है। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मंच पर। चलो शुरुआत करते हैं। जैसे प्रश्न पत्र टोटल कितने नंबर का होगा? 60 नंबर का यहाँ पर दे रखा है। 60 नंबर का प्रश्न पत्र होगा। उसमें समय दिया जाएगा आपको 2.5 घंटे, यानी कि आपको 2.5 घंटे में ये पेपर कंप्लीट करना है। ये सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इससे निम्नलिखित निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और ये प्रश्न पत्र होगा, कुल उसके 4 खंड हो गए, का, खा, गा और घा। ये 4 खंड में विभाजित होगा। इस प्रश्न पत्र में कुल 11 प्रश्न होंगे और सभी के प्रश्न देने अनिवार्य हैं। ठीक है बेटे। अब प्रश्न पत्र के आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, मतलब कि प्रश्न पत्र के अंदर ही या प्रश्नों के अंदर ही विकल्प दिए गए हैं कि इनमें से 2 करने हैं या 1 करना है 3 करने हैं। तो आपको प्रश्न पत्र में आपको ये दे दिया गया है। ठीक है, तो प्रश्न पत्र को करने से पहले आपको ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है। प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए आप उसके उत्तर लिखेंगे। यथासंभव प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर क्रमवश लिखिए। आप कोशिश करें कि आप जो भी प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं कि क्रम वाइज लिखें, जिससे आपको भी आसानी होगी और आपके जो शिक्षक हैं जो आपको पढ़ाते हैं उनको भी चेक करने में आसानी होगी, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, जो आपको सबसे इजी खंड लगे, सबसे आसान खंड लगे, यानी का खा या गा या घा, तो आप उसे कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो खंड खा में जो होगा अपठित बोध होगा। अपठित बोध का मतलब है कि जो आपने पहले पढ़ा ना हो। ठीक है, वो इस तरह का अपठित और गद्यांश दिया जाएगा, यानी कि गद्यांश और पद्यांश इस तरह के 2 दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको गद्यांश होगा पहला। तो निम्नलिखित प्रश्न जो हो गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए उनके उत्तर, उनके प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ये 5 नंबर का होगा। कितने नंबर का बेटा? 5 नंबर का। बेटा आपका यह गद्यांश है। ठीक है, इस गद्यांश को आप जब भी पढ़े तो 2 बार पढ़े, पहले 1 बार पढ़े, फिर प्रश्नों को पढ़े, फिर दोबारा से इसे पढ़े, फिर प्रश्नों के उत्तर तब दे। आपके गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे प्रश्न के। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, हमारे जीवन में यह आदत अवश्य अपनानी चाहिए कि थाली में उतना ही भोजन ले जितनी हमें आवश्यकता हो। अक्सर लोग अधिक भोजन ले लेते हैं और उसे पूरा न खा पाने पर फेंक देते हैं। यह अन्न केवल अन्न ही नहीं है, बल्कि किसानों की कठिन मेहनत और प्रकृति का अमूल्य उपहार है। जब यह नालियों में बहता है तो न केवल संसाधनों की बर्बादी होती है, बल्कि यह भी याद आता है कि अनेक लोग भूखे पेट सो जाते हैं। इसलिए हमें संयम बरतना चाहिए और उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। इसी में ही मतलब समझदारी है, यही समझदारी है। अब देखते हैं, उसके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर बेटा दिया गया है, गद्यांश के अनुसार भी यहाँ पर बताया गया है कि गद्यांश के अनुसार यदि व्यक्ति द्वारा अनुसार ही भोजन लिया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा। इसका क्या परिणाम, जितना मनुष्य को जरूरत है अगर उतना ही भोजन ले तो फिर भोजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर होगा। पहला 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, यानी कि विकल्प दिए गए होंगे, खा खा घा गा। इस तरह से पहला विकल्प होगा, अन्न की बर्बादी घटेगी। दूसरा, किसानों की मेहनत बढ़ेगी। तीसरा, संसाधनों की बर्बादी होगी। चौथा, मोटापे की समस्या बढ़ेगी। तो सबसे सटीक आंसर है अन्न की बर्बादी घट जाएगी, यानी कि अन्न बर्बाद होने से बच जाएगा अगर हम जितनी आवश्यकता है उतना ही भोजन लेंगे। ठीक है बेटे। अब दूसरा देखो, गद्यांश में अन्न को किस रूप में देखा गया है। बस यहाँ पर 4 ऑप्शन है, प्रसाद के रूप में, औषधि के रूप में, उपहार के रूप में, रत्न के रूप में। यहाँ पर जो इस गद्यांश में अन्न को उपहार के रूप में दिया गया है, इसका गा ऑप्शन ठीक है। अगला देखो, गद्यांश के अनुसार समझदारी किसे कहते हैं। आप इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे,
गद्यांश के अनुसार उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना खाया जा सके, समझदारी कहलाती है, उसी में ही समझदारी है। ठीक है बेटे। गद्यांश के अनुसार लिखिए कि आवश्यकता से अधिक भोजन क्यों नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप इस तरह से उत्तर देंगे, इसलिए नहीं लेना चाहिए। आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं लेना चाहिए क्योंकि अधिक भोजन लेने और से पूरा न खा पाने पर वह फेंक दिया जाता है, जिससे कि भोजन यानी कि अन्न की बर्बादी होती है। अगर हम जितना हमें जरूरत है उतना ही देंगे तो भोजन की बर्बादी नहीं होगी, उतना ही हम खा सकते हैं। यह अन्न किसानों की कठिन मेहनत और प्रकृति का अमूल्य उपहार है और इसके नालियों में बहने से संसाधनों की बर्बादी होती है। ठीक है, क्योंकि इससे अन्न बर्बाद होता है, इसलिए भी दुख होता है, क्योंकि अनेक लोग भूखे पेट सो जाते हैं, वह उनके काम आ सकता है, हम उनके लिए उन भोजन को दे सके तो। ठीक है बेटे। इसमें देखो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए। पहला गद्यांश था, अब है पद्यांश को पढ़िए। दिए गए प्रश्नों के उत्तर, यानी पद्यांश यानी कविता आएगी, आपको कविता दी गई होगी, कविता को आपको ध्यान से पढ़ना है, जो आपने पहले पढ़ी नहीं है, वो अपठित कविता होगी जो आपने पढ़ी नहीं। ठीक है बेटे। देखो कविता क्या है। कविता इस तरह की होगी, हरी घास पर बिखेर दी है यह किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में घुत गया है ये उज्जवल हीरे की कड़ियां, लुटा गया है कौन जोहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना, जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। ये आपकी कविता है, आपको 2 बार पढ़नी है, इसको अच्छी तरह से समझना है, फिर इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है बेटे। जिस तरह देखो प्रश्न आप यहाँ पर आपको दिए गए हैं। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में रत्न किसे कहा गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, हीरे को, मोती को, घास को, ओस को। तो इस प्रस्तुत पद्यांश में ओस को रत्न के रूप में कहा गया है। दूसरा प्रश्न देखे, पद्यांश में किसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, प्रकृति की, रत्नों की, कविता की या मनुष्य की। तो यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है, इसमें का ऑप्शन ठीक है। देखो इस प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, पद्यांश के अनुसार कवि ने ओस कणों को कहाँ देखा है। आप इसका उत्तर इस तरह से देंगे। उत्तर यह होगा, कवि ने ओस कणों को हरी घास पर, पत्तों पर, फूलों पर बिखरा हुआ देखा है। क्वेश्चन नंबर 4 होगा पद्यांश का, पद्यांश के अनुसार ओस कणों को देखकर कवि के मन में क्या भाव आते हैं। ये 2 नंबर का होगा, आपको उत्तर देना है। ओस कणों को देखकर कवि के मन में 2 भाव आते हैं। कवि का मन करता है कि वह इन ओस कणों को अपनी अंजलि में भरकर घर ले आए। दूसरा कि वह इनकी शोभा को निरख निरख कर, यानी देख देख कर इन पर एक कविता बनाना चाहता है। आप इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे। आपको ज्यादा बड़े उत्तर नहीं लिखने, आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है गद्यांश और पद्यांश का, जिससे आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। ठीक है बेटे। आगे देखो, खंड खा शुरुआत होती है। खंड खा के जो व्याकरण है, ठीक है, पहला को व्याकरण जो खंड खा है, इसमें प्रश्न होंगे 10 और 10 नंबर के होंगे। आपको पहला प्रश्न है, देखो इस तरह से मिलान कीजिए, यानी कि मिलान करना है। कैसे मिलान करना है आपको, तो अब यहाँ पर दिए गए होंगे। प्रश्न नंबर 3, 1 2 3 इनके मिलान करने। पहला संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। इनको आपको जो दूसरे इधर कॉलम में दिए गए हैं, इनके साथ मिलान करना है। संख्यावाचक विशेषण है, इसमें कुछ पंखे गा, ये क्योंकि हम पंखों को गिन सकते हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण है 5 किलोग्राम चावल, क्योंकि ये मात्रा है, किलोग्राम में दी गई है। ठीक है, तो परिमाण में दी गई है, तो इसका उत्तर ये होगा। और गुणवाचक विशेषण घना पेट। ठीक है, ये गुण है, पेट जो है वो घना है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर मिलान करेंगे। अगर आप इस तरह से भी उत्तर देंगे तो ठीक है, चलेगा। आप इस तरह से भी उत्तरों को लिख सकते हैं ऐसे। तो संख्यावाचक विशेषण कुछ पंखे, परिमाणवाचक विशेषण 5 किलोग्राम चावल, गुणवाचक विशेषण घना पेट। आप इस तरह से भी इनके उत्तर दे सकते हैं।
ठीक है बेटे। अब देखो अगला प्रश्न, निर उपसर्ग का से बना एक शब्द लिखिए। तो निर उपसर्ग होता है जो मूल शब्द के आगे लगता है, आगे जुड़ता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे निर है ये, निर जिससे आगे जुड़ेगा ये मूल शब्द के, जैसे बल है, बल में आगे जुड़ जाएगा, ठीक है, निर, तो क्या हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा, निर्बल। ठीक है बेटे, यहाँ पर दिया गया है निर्बल। ऐसे ही निर्दोष हो जाएगा, ऐसे ही निर्जन। कोई एक आपको लिखना है, तो आप इनमें से तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं। ठीक है बेटे। आगे देखो अगला प्रश्न, आज यहाँ कल वहां चले, दी गई पंक्तियों में से क्रिया शब्द पहचान करें। इसमें बताना है कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, इसमें से क्रिया, इस पंक्ति में कौन सी क्रिया है। तो क्रिया पहचाननी है, चलना, खाना पीना, जाना, खेलना, कूदना, ये क्या है, सब क्रिया है। तो इसमें क्या, चले, चलना क्रिया है, तो आप इसे इस तरह से इसको उत्तर लिखेंगे, चले क्रिया है। अगला देखो, विदुषी प्रश्न, दोषी शब्द का लिंग बदल कर लिखिए। ठीक है, इसका लिंग बदलना है। ठीक है, विदुषी मतलब विद्वान स्त्री, तो इसे आप विद्वान पुरुष के लिए जो शब्द संबोधित होगा विद्वान होगा, और स्त्री के लिए जो शब्द संबोधित होगा वो विदुषी होगा। ठीक है, विदुषी महिला ऐसे बोलते हैं हम, जैसे विदुषी महिला हो गई, और अगर महिला पुरुष के लिए होगा तो विद्वान पुरुष हो गया। इस तरह से आप उत्तर दिया जाता है, यानी कि इस तरह से लिंग बदला जाता है। ठीक है, विदुषी का क्या हुआ, विद्वान। अगला प्रश्न देखिए, स्वर्ण शब्द का तद्भव रूप लिखिए। स्वर्ण यानी कि सोना, यानी तद्भव शब्द हो जाए जो तत्सम शब्द भी होते हैं, तत्सम जो सीधे संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, और जो शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं वो क्षेत्रीय के अनुसार उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो वो तद्भव में बदल जाते हैं, तब वो से जो परिवर्तित रूप होता है तत्सम का, वो तद्भव कहलाता है। तो ऐसे ही स्वर्ण को हम क्या कहते हैं, सोना। सोना यानी गोल्ड, जिसे आप गोल्ड बोलते हो। ठीक है, दुर्गंध शब्द का विपरीत शब्द लिखिए, यानी कि विलोम शब्द लिखना। दुर्गंध यानी कि सुगंध। ठीक है बेटे, इसके विपरीत यानी कि विलोम शब्द। आगे देखो अगला प्रश्न, सामने लकड़ी की एक चौखट पड़ी रहती है, रेखांकित शब्द का वचन बदलिए। यानी कि दो शब्द है ये, लकड़ी और चौखट, इनका आपको वचन बहुवचन में बदलना। लकड़ी यानी लकड़ियां, चौखट यानी चौखटे। ठीक है बेटे, इस तरह आपको उत्तर देना है। अगला देखो, द्वंद्व समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं, सही या गलत। समास के बारे में बताना है कि द्वंद्व समास की अगर आपको परिभाषा मालूम होगी तो आप इसका उत्तर दे देंगे। जैसे समास हमारे 6 होते हैं, उनमें से एक है द्वंद्व समास। ठीक है, तो द्वंद्व समास का उत्तर आप परिभाषा है कि उसके दोनों पद प्रधान होते हैं। पूर्व पद पहले पद को पूर्व कर रहे थे, बाद में उत्तर को पद कहते हैं, तो दोनों पद प्रधान होते हैं, बिल्कुल सही है, इसका उत्तर सही होगा। अब खंड गा है पाठ्य पुस्तक का। अब देखिए जो हमारी पुस्तक के प्रश्न है या पुस्तक से प्रश्न दिए गए हैं उनके प्रश्न आएंगे, फिर आपको उनको उत्तर देने हैं। ठीक है बेटे। बेटा यह गद्यांश जो है हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, उसे हमें ध्यान से पढ़ना है और फिर इसके उत्तर देने हैं। ठीक है, ये 4 नंबर का होगा। एकाएक बस रुक गई, मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ये बस की यात्रा का है। ठीक है, गद्यांश, ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर मतलब गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। क्यों? क्योंकि ऐसे लगा था बस अब पेड़ से टकरा जाए। ठीक है, आपने पढ़ लिया, ध्यान से अब प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पहला, गद्यांश के अनुसार बस क्यों रुक गई थी। इसमें 4 ऑप्शन होंगे, ड्राइवर के थकने के कारण, या सामने पेड़ आने के कारण, या ब्रेक फेल होने के कारण, या पेट्रोल न होने के कारण। इसका जो सबसे सटीक उत्तर है पेट्रोल न होने के कारण। ठीक है, घा सही आंसर।
दूसरा प्रश्न, गद्यांश के अनुसार बस की हालत कैसी थी? गद्यांश के अनुसार बताना है आपको बस की हालत कैसी थी। पहला ऑप्शन है आरामदायक थी, जर्जर थी, अच्छी थी या सुदृढ़ थी, यानी कि जर्जर थी। तो गा ऑप्शन ठीक है इसका। तो ये उत्तर होगा इसका गा, जर्जर थी। अब है तीसरा, गद्यांश के अनुसार रास्ते में दोनों तरफ क्या दिखाई दे रहे थे? चार ऑप्शन होंगे। पशु दिखाई दे रहे थे, नदी थी, पेड़ थे, पहाड़ थे। तो इसका आंसर है खा, पेड़ थे। सबसे सटीक आंसर पेड़ थे। ठीक है बेटे, आगे देखो अगला प्रश्न। प्रश्न है, लेखक ने इंजन में पेट्रोल डालने की प्रक्रिया की तुलना किससे की है? तो आपको उत्तर देना है माँ द्वारा दूध पिलाना, यानी कि जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है उस तरह से उसमें पेट्रोल डाला जा रहा था। ठीक है, बस में। यह है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 होगा, गद पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी कि 3 प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 4 नंबर का। और आपको 3 में से आपको कितने करने हैं? 2। 2 वही करे जो आपको आते हैं। ठीक है, जैसे पहला, मशीनी युग के कारण प्रभावित हुए किन्हीं दो उद्योगों के नाम बताओ। उद्योग यानी उद्योग धंधे जो मनुष्य काम करते थे, काम धंधे जो कौन से प्रभावित हुए हैं मशीन के आने पर, मशीनी युग आने पर, यानी कि उनकी जगह मशीनों ने ले ली, तो वो बताने हैं। जैसे पहला, मशीनी युग के कारण प्रभावित हुए 2 उद्योग, पहला है लाख की चूड़ियां बनाने का उद्योग। क्या होगा, जो कारीगर हाथ से बनाते थे प्रसिद्ध, वो खत्म हो गए हैं, अब वो मशीनों से बनाने लगे हैं। दूसरा, दूसरा हाथ से खेती करना करना या कपड़े बुनने जैसे अन्य छोटे हस्त उद्योग, जो छोटे छोटे हस्त उद्योग थे, यानी कि हाथों से किए जाते थे, किसी हाथों से होती थी, कपड़े हाथों से बुने जाते थे, अब वो किसने जगह ले लिया? मशीनों ने, उनकी जगह मशीनों ने ले लिया। तो आप इस तरह से उत्तर लिखे। इसके अलावा अन्य अगर आपको कोई और उत्तर लगता है तो आप उसका वो भी उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है बेटे, अगला प्रश्न देखते हैं। आइए, पाठ क्या निराश हुआ जाए के अनुसार लिखिए कि समाचार पत्रों में किस तरह के समाचार अधिक होते हैं। तो प्रश्न ये है कि जो आजकल समाचार पत्र आते हैं, पाठ के आधार पर क्या निराश हुआ जाए, तो उसमें से कौन सी खबरें ज्यादा होती है, उनमें कौन सी खबरें किस दी जाती है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, पाठ के अनुसार समाचार पत्रों में आजकल चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार अधिक होते हैं। और आपको इसके अलावा जो और कुछ लगे तो आप उसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 3, पाठ बस की यात्रा में किन्हीं दो आंदोलनों का नाम आया। 2 आंदोलन के बारे में बताना है जो पाठ बस की यात्रा में आए हैं। पहला, बस की यात्रा में जो पार्ट है उस पार्ट में असहयोग आंदोलन और समन्वय आंदोलन का जिक्र आया है, नाम आया है। ठीक है, आप इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न नंबर 6 होगा, गत पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी है ना, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो कितने प्रश्न के उत्तर देने? 2 प्रश्न के उत्तर देने। पहला, पाठ लाख की चूड़ियों में बदलू के जीवन पर कांच की चूड़ियों के बढ़ते प्रचलन का क्या प्रभाव पड़ा। जैसे बदलू पाठ की लाख की चूड़ियां हैं, उसमें बदलू का जीवन जो था वो कांच की चूड़ियों पर आधारित था, उसका काम धंधा था, उसको वो करता था। अब वो उसके कांच की चूड़ियों के बढ़ते प्रचलन का उसका के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। अब आपको उत्तर लिखना पाठ के आधार पर। कांच की चूड़ियों के बढ़ते प्रचलन के कारण बदरू का लाख की चूड़ियों का जो उद्योग था, धंधा था, जो काम था, वो ठप हो गया था। उसका पैतृक काम, यानी कि जो उसके पूर्वज करते आ रहे थे, वो छिन जाने के कगार पर था। अब वह बेरोजगार हो गया था, क्योंकि उसकी जगह किसने ली थी? मशीनों ने। जिसके कारण वह कमजोर और बूढ़ा दिखने लगा। जब पैसा नहीं होगा, इनकम नहीं होगी, तो क्या इंसान होगा? भूखा रहने लगेगा, समय से पहले बूढ़ा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, बीमारी लग जाएंगी। ऐसे बदलू के साथ हुआ। मशीनी युग ने मानो उसके हाथ ही काट दिया। ऐसा हुआ जैसे मशीनों, जैसे जब से मशीन आ गई तो उसका काम धंधा छीन लिया हो। ठीक है, इससे वह मानसिक और आर्थिक रूप से प्रभावित होगा। आप इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, आंखों के बदले आंख का सिद्धांत पूरी दुनिया को अंधा कर देगा।
इस पाठ में क्या निराश हुआ जाए कि आलोक में दिए गए कथन पर अपने विचार लिखे। तो अगर आंख के बदले आंख का सिद्धांत है, यानी कि जैसे को तैसा हम ऐसा करेंगे तो उसके बदले क्या होगा, उसका हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप देखो इसका उत्तर हमें किस तरह से देना है। ठीक है, आंख के बदले आंख का सिद्धांत प्रतिशोध और हिंसा को बढ़ावा देता है। अगर हम बदले की भावना से बदला लेंगे तो इससे क्या होगा, समाज में हिंसा बढ़ेगी, प्रतिशोध बढ़ेगा, जिससे समाज में वैर विरोध यानी दुश्मनी बढ़ जाएगी, विरोध बढ़ जाएगा और कटुता आ जाएगी एक दूसरे के प्रति। यदि हर गलती का जवाब के बदले से दिया जाए, अगर कोई गलती कर रहा है तो उसका जवाब भी उसी भावना से दिया जाए, तो कभी भी बुराई समाप्त नहीं होगी समाज में और वह बढ़ती चली जाएगी। क्या निराश हुआ जाए पाठ सिखाता है कि मनुष्य में अच्छाई भी विद्यमान है, मौजूद है। हमें बुराई का सामना संयम और सद्भावना से करना चाहिए। हमें सोच समझकर उस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी, क्योंकि अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया देंगे उसका प्रभाव हमेशा विपरीत ही होगा, ताकि प्रतिशोध की यह श्रृंखला टूट सके और एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके, जिससे कि एक अच्छा समाज बन सके। और ये जो विरोध की प्रतिक्रिया यानी बदले की भावना की प्रतिक्रिया है वो समाप्त हो सके, तभी समाज हमारा शांति से जी पाएगा। आगे देखो, पाठ बस की यात्रा में लेखक ने पाठ के अंत में पन्ना पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी थी। आप इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। बस की दयनीय हालत, बार बार होने वाली खराबियों, जैसे पेट्रोल की टंकी में छेद होना, इंजन का जवाब दे जाना, अनिश्चितता के माहौल को देखकर लेखक को लगा कि यह बस उन्हें कहीं भी पहुंचा सकती है, यानी कि स्वाय पन्ना के उसे लगा कि अब कहाँ पहुंचा सकते हैं, कब किसी को पता नहीं, कभी किसी पेड़ से टकरा जाए, जीवन वहीं समाप्त हो जाए। तो उन्हें लगा कि उनका जीवन इसी बस में बीत जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वे लोक परलोक की यात्रा करेंगे, कि ऐसे लग रहा है कि जैसे उनकी मृत्यु निश्चित है, अब लोग परलोक की यात्रा करेंगे, लेकिन पन्ना नहीं पहुंच पाएंगे, बस पन्ना नहीं पहुंच पाएंगे जहां हमें जाना है। इसलिए उन्होंने हंसी मजाक में पन्ना पहुंचने की उम्मीद को छोड़ दिया था। प्रश्न नंबर है 7, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर पद्यांश होगा, कविता होगी, उसको ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको उत्तर देने हैं। बेटा ये कविता है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ना, ठीक है। अब देखो, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। ये कविता है बेटे। आप इसको प्रश्न उत्तर इस तरह से दिए गए हैं, आपको लिखने हैं, उत्तर देने हैं आपको। पहला, पद्यांश में किस भाव को दर्शाया गया है, ठीक है, आपको बताना है। उम्मीद को दर्शाया गया है, विषाद को दर्शाया गया है, निराशा को दर्शाया गया है, उदासी को दर्शाया गया है। तो इसका उत्तर है बेटे उम्मीद को दर्शाया गया है, ठीक है। तो आप उत्तर लिखेंगे का उम्मीद। दूसरा प्रश्न देखिए, पद्यांश में सूरज डूबना किस समय को दर्शाता है। सूरज डूबना, इसमें 4 ऑप्शन है, सुबह को, शाम को, दोपहर को, रात को। तो सूरज डूबना किसको दर्शाता है, शाम को। इसका गा उत्तर होगा, ठीक है बेटे। पद्यांश में गंतव्य का क्या अर्थ है। पद्यांश में 4 ऑप्शन है कि गंतव्य का अर्थ यात्रा का अंतिम स्थान, यात्रा का मध्य स्थान, यात्रा का आरंभ स्थान, यात्रा का पुनरारंभ। तो इसका उत्तर का होगा यात्रा का अंतिम स्थान, ठीक है बेटे। ऐसे ही अगला प्रश्न देखिए, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक हाथ एक, पंक्ति का आशय है सुखी समय में असहयोग, हाथ पर पत्तियां गिरना, पत्तियों को इकट्ठा करना, कठिन समय में सहयोग। इसका उत्तर है कठिन समय में सहयोग। इसका सटीक उत्तर कविता के आधार पर कठिन समय में सहयोग। आगे देखो बेटे, प्रश्न है पद्य पाठों पर आधारित, जो पद्य पाठ है कविता वाले पाठ है उन पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्न हो गए, आपको कितने प्रश्नों के उत्तर देने हैं, सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक प्रश्न 2-2 4 नंबर का होगा, यानी टोटल 4 नंबर का। पहला प्रश्न है, पक्षी और बादल में एक समानता और एक अंतर लिखिए। यानी समानता है, दोनों ही भगवान के डाकिए होते हैं जो बिना किसी भेदभाव के एक दूसरे देश तक प्रेम, सद्भावना और एकता का संदेश लेकर जाते हैं, ठीक है। एक कविता के आधार पर देना है आपको कि जो
जो पक्षी और बादल होते हैं उनकी कोई सीमाएं नहीं होती, वो कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, वो तो अपने साथ क्या संदेश लेके जाते हैं? प्रेम का, सद्भावना का और एकता का। अगला प्रश्न, अगला दूसरा अंतर देखें। पक्षी अपनी चोंच में संदेश लाते हैं, जबकि बादल पानी बरसात के रूप में संदेश लाते हैं। पक्षी दृष्टिगोचर होते हैं, देख सकते हैं, जबकि बादल के संदेश जल के में को केवल प्रकृति ही पढ़ सकती है। ठीक है, इस तरह से आप उनको उत्तर देंगे। अगला प्रश्न देखिए। यह सबसे कठिन समय नहीं है। कविता में कौन चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है और क्यों? तो आप उसका उत्तर देंगे। कविता में चिड़िया यानी पक्षी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है। वह ऐसा इसलिए कर रही है ताकि वह तिनके से घोंसला बना सके और अपने लिए एक सुरक्षित आश्रय यानी कि घर तैयार कर सके। यह क्रिया दर्शाती है, यह काम दर्शाता है, जो उसकी क्रिया है, यह दर्शाती है, बताती है कि अभी भी उम्मीद बाकी है। जो जीवन सामान्य रूप से चल रहा है, इसलिए यह सबसे कठिन समय नहीं है। जीवन जो समय है वो परिवर्तित है, हमेशा बदलता रहेगा। हमें उसी के अनुसार अपने आप को बदलना है, ढालना है, परिवर्तित करना है। अगला प्रश्न देखिए। कबीर ने तलवार और म्यान के उदाहरण से क्या सिद्ध करना चाहते हैं? तो इसमें बताना है आपको। कबीर तलवार और म्यान के उदाहरण से यह सिद्ध करना चाहते हैं कि वस्तु के सार या ज्ञान का महत्व होता है, कि वस्तु का महत्व होता है, व्यक्ति के ज्ञान का महत्व होता है, यानी कि बाहरी दिखावे का कोई महत्व नहीं होता। हम किसी संत या व्यक्ति की जाति या बाहरी रूप को न देखकर उसके ज्ञान को महत्व दें। हम अगर किसी व्यक्ति से महत्व देना है तो हमें उसकी जाति और बाहरी रूप को ना देखकर उसके ज्ञान, वो कितना ज्ञानी है, वो हमें कितना कितना ज्ञान दे रहा है, उसके अंदर कितना ज्ञान है, या उसके उपदेशों के सार को महत्व देना चाहिए। जैसे तलवार का असली मूल्य उसकी धार में है, ना कि उसे रखने वाले म्यान या खोल में है, जो सुंदर दिखता है लेकिन उसका महत्व नहीं, वो रखने के काम आता है। लेकिन युद्ध में काम किससे लिया जाता है? तलवार से। प्रश्न नंबर 9 देखो बेटे। पद पाठ पर आधारित निम्न में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर, यहाँ पे 3 प्रश्न दिए गए होंगे, आपके 2 प्रश्न आपको करने हैं, 2 प्रत्येक प्रश्न 2 गुना 2 बराबर 4 नंबर के होंगे। ठीक है। मनुष्य के व्यवहार में दूसरों के विरोधी बना देने वाले कौन कौन से दोष होते हैं? पाठ कबीर की साखियों के आधार पर उत्तर देने हैं। तो आपको उत्तर बताने हैं कि किस तरह से कबीर की साखियों के आधार पर मनुष्य के व्यवहार में निमित्त दोषों के विरोधी बना देते हैं। पहला, अगर मनुष्य के अंदर अहंकार होगा, हैम होगा, घमंड होगा, ठीक है, जो सेल्फिश होगा। कबीर कहते हैं कि जब तक मन में मैं यानी कि अहंकार रहता है, तब तक ईश्वर यानी कि प्रेम का वास नहीं हो सकता, उसके ईश्वर प्राप्त नहीं हो सकता, उसके अंदर प्रेम नहीं है। अहंकारी व्यक्ति अपने से छोटे या दूसरों को तुच्छ समझकर बैर मोल लेता है। हमेशा जो अहंकारी व्यक्ति है दूसरों को हमेशा छोटा समझता है, अपने आगे कुछ नहीं समझता, तो दूसरों का दुश्मन हो जाता है, दूसरे उसे पसंद नहीं करते। दूसरा बताया कटुवाणी यानी कठोर वचन। यदि मनुष्य अपनी वाणी को मीठा और शीतल नहीं रखता, वह कठोर वचन बोलता है, चुभते हुए वचन बोलता है, ईर्ष्या करता है, तो उसे कठोर और कड़वे वचन सुनने वाले को दुख पहुंचाते हैं, जिसे वह विरोधी बन जाता है, लोग उसे पसंद नहीं करते, वह दुश्मन बन जाता है उनका। अगला प्रश्न देखो। पक्षी भगवान के डाके होने के साथ साथ इंसान के भी प्रथम डाके हैं। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर हम इस तरह से देंगे। यह कथन पूर्णतः सत्य है। पक्षी सदियों से मनुष्य के लिए संदेश वाहक का कार्य करते हैं, जैसे कबूतर। इस प्रकार वे इंसान के प्रथम डाके हैं। कविता के अनुसार पक्षी और बादल भगवान के डाके हैं, क्योंकि जो संदेश लेकर आते हैं प्रकृति का, क्योंकि वे किसी सीमा और बंधन को नहीं मानते। इनके लिए कोई सीमा नहीं है, ना बंधन है। जो सीमाएं होती है मनुष्य के लिए मनुष्य ने बनाई है। जो बॉर्डर, जिसे आप बॉर्डर के नाम से जानते हो, एक देश का बॉर्डर दूसरे देश का बॉर्डर पार नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। इस तरह से वे एक देश से दूसरे देश प्रेम, सद्भावना, समानता और एकता का संदेश लेके जाते हैं। भगवान के डाके नहीं पक्षी और बादल, जिसे मनुष्य नहीं बल्कि प्रकृति, पेड़ पौधे, पानी पढ़ पाते हैं। इस प्रकार वे इंसान और भगवान दोनों के लिए संदेश वाहक का कार्य करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखो। पाठ दीवानों के अस्तित्व में दीवानों का जीवन सुख दुख का मिश्रण है।
कविता के आधार पर सिद्ध कीजिए। बिल्कुल, दीवानों का जीवन निश्चित रूप से सुख दुख का मिश्रण है। सुख यानी वे हर जगह जाकर खुशियां और प्रेम बांटते हैं, यानी वे जहां जाते हैं वहां आलम में मस्ती, यानी कि मस्ती का माहौल पैदा कर देते हैं। वे अपनी मस्ती की दुनिया में रहते हैं और खुश रहने का संदेश देते हैं। अगला प्रश्न देखें, अगला मतलब अगला पॉइंट, दुख। जब वे जब वे जब उन्हें किसी जगह को छोड़कर आगे जाना पड़ता है तो वे अपनी असफलता, दुनिया को खुश न कर पाने का गम, पर मन में आंसू पीकर रह जाते हैं। वे दुनिया को दुख को देखकर भी दुखी होते हैं। ठीक है, वे सुख और दुख दोनों को ही एक भाव से स्वीकार करते हैं। ठीक है, ये खंड खा है, घा मतलब घा। चौथा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है। पहला पत्र है, जैसे आप नरगिस या गुरप्रीत है, अपने घर के पास स्थित पार्क की साफ सफाई करवाने का निवेदन करते हुए नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखना है। ठीक है, नाम दे दिया और आपने आसपास जहाँ भी रहते हैं कोई भी नाम आप लिख सकते हो। तो आप पत्र तैयार करना है। आप पत्र इस तरह से तैयार करेंगे। ये औपचारिक पत्र है। दो प्रकार के पत्र होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ये कौन सा पत्र है बेटे? औपचारिक, जिसे आप फॉर्मल लेटर कहते हो इंग्लिश में। ठीक है, जैसे आप इस तरह से शुरुआत करेंगे। ये इस तरह का फॉर्मेट है। सेवा में नगर निगम अधिकारी, आपके क्षेत्र का नाम जहां पर आप रहते हो। तो बेटा फिर लिखना, मेरा नाम नरगिस या गुरप्रीत है और मैं अपने क्षेत्र का नाम आपको लिखना है, जो भी जिस क्षेत्र में रहते हैं, कि निवासी हूँ या मेरा निवास स्थान है। मैं आपका ध्यान हमारे घर के पास स्थित पार्क की बदहाली साफ सफाई की ओर दिलाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। पिछले कुछ समय से पार्क में नियमित साफ सफाई नहीं हो रही है। कूड़ेदान जो वे भरे पड़े हुए हैं, चारों ओर गंदगी का ढेर फैला हुआ है, लगा हुआ है। इससे पार्क का वातावरण दूषित हो रहा है और शाम को बच्चों को खेलने और बुजुर्गों के टहलने में परेशानी होती है। गंदगी के कारण यहाँ पर मच्छर और कीड़े मकोड़े पनप रहे हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ठीक है, फिर लिखेंगे अंत में, अतः आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप जल्द से जल्द पार्क की साफ सफाई नियमित करवाने की कृपा करें, ताकि क्षेत्र के निवासियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। आपकी अति कृपा होगी। फिर आप लिखेंगे धन्यवाद। धन्यवाद लिख के भव्य लिखेंगे, फिर नाम लिखेंगे नरगिस गुरप्रीत, पता मोबाइल नंबर XYZ121212 कुछ भी डाल सकते हैं, अपना नहीं लिखना, ध्यान रखें। दिनांक, जिस दिनांक में आप लिख रहे हो, जैसे आज मैं 16 तारीख को लिख रहा हूँ, तो इस तरह से 16 दिसंबर 2025 आपको प्रधानाचार्य या प्रधान महोदया विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता, फिर दिल्ली। ठीक है, दिल्ली जहाँ भी स्थान है वो स्थान का नाम। उस मैं आपका ध्यान विद्यालय की पुस्तकालय की ओर दिलाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, आप इस तरह से लिखेंगे। पुस्तकालय में हिंदी विषय की कहानियों और रोचक साहित्यों की पुस्तकों की कमी है। हम सभी विद्यार्थी हिंदी साहित्य में गहरी रुचि रखते हैं, कहानी पढ़ने में। ठीक है, और कहानियां पढ़ने के इच्छुक हैं, जो हमारी भाषा ज्ञान और रचनात्मकता को बढ़ावा देगी। इसलिए वर्तमान में उपलब्ध पुस्तकें पुरानी और सीमित हैं। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया पुस्तकालय में नई रोचक एवं ज्ञानवर्धक पुस्तक, कहानियों की पुस्तकें जल्द से जल्द मंगवाने की कृपा करें या व्यवस्था करें। इससे हम सभी विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, यानी कि हमें फायदा होगा। तो फिर आगे लिखेंगे आप, धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्र, नाम नरगिस गुरप्रीत, कक्षा 8वीं, दिनांक 24 जिस दिन आप लिख रहे हो। ठीक है, उस तरह से लिख देंगे। आगे देखो बेटे, अगला प्रश्न है आखिरी का 11वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखे। जैसे अनुशासन का महत्व, यहाँ पर 3 अनुच्छेद होंगे, आपको एक करना होगा। तो आप दे रखा का अनुशासन का महत्व, आप अनुशासन का अर्थ देंगे, बताएंगे। एक अनुच्छेद एक पैराग्राफ में ही लिखना है, इसमें हेडिंग नहीं डालते। हमेशा ध्यान रखें, बच्चे हेडिंग डालते हैं या लाइनों को छोड़कर लिखते हैं। तो आपको एक ही पैराग्राफ में सारी समुचित बातों को समावेशित करते हुए एक अच्छा अनुच्छेद लिखना है। जैसे यहाँ पर दे रखा है एक अच्छा अनुच्छेद, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, देखो बेटे, ये रहा। फिर दूसरा अनुच्छेद है मेरी दिल्ली, तो आप दिल्ली के ऊपर एक अच्छा अनुच्छेद इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे मेरी दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरी दिल्ली की में एक शहर नहीं बल्कि भारत का दिल है। इस तरह से आप शुरुआत करेंगे। फिर आपके सब मन में जो भी विचार आते हैं दिल्ली में अच्छे, उन्हें आप उस अनुच्छेद में लिख देंगे। ठीक है बेटे, आगे देखो, एक आता है, अगला है स्वतंत्रता दिवस। आप स्वतंत्रता दिवस पे आप एक अच्छा अनुच्छेद लिखेंगे। स्वतंत्रता दिवस भारत का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय त्योहार है, जो हर वर्ष 15 अगस्त को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
तो इस तरह से आप शुरुआत करेंगे, फिर आप इस तरह से अच्छा एक अनुच्छेद लिख देंगे। ठीक है बेटे, जो आपको लगता है, आप महसूस करते हैं उसे एक राष्ट्रीय एकता के रूप में हमारे सभी देशवासियों को जोड़ता है। इस तरह से उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न पत्र समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पत्र हम वार्षिक वाला यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। जय हिंद बेटा।